हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर करने जा रहे हैं। क्लास 11 क्लास 10 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप उस वीडियो को देखिए कंटिन्यू। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ और बीपीएससी 71 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमेशा रिपीटेड हिस्ट्री में क्वेश्चन आते रहता है, तो आप अच्छे से देखिए। तो चलते हैं क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्लास 10 तक के वीडियो में अपलोड कर दिया गया। तो आज क्लास 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे। 43वीं के बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33। स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। ये 43वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया। चलिए उत्तर। बिहार में किसानों की समस्या के समाधान उनके संगठित करने के उद्देश्य से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण ने किया था, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद ने दिया। उन्होंने मार्च 1928 में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का काम किया। किसान आंदोलन की लोकप्रियता से जमींदारों की चिंताएं बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप सरकार पर दबाव डालने की कोशिश प्रारंभ हुई। इसी उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्या के प्रति कांग्रेस का ध्यान उत्कृष्ट कराने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी किसान सभा के इन प्रयासों का समर्थन किया। 1936 तक किसान सभा की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हो चुकी थी एवं इसके सदस्यों की संख्या अब लगभग 2 लाख तक थी। 1937 के चुनावों के पूर्व कांग्रेस एवं किसान सभा के बीच समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की, लेकिन चुनाव में जीत के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल का किसान सभा के नेताओं के साथ मतभेद हो गया, क्योंकि किसानों की समस्या के प्रति मंत्रिमंडल की कोई रुचि नहीं थी। इन परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। बरहिया टाल के इलाके में के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहत आंदोलन आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की उदासीनता के कारण किसान आंदोलन का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में चला गया। स्वयं स्वामी सहजानंद ने भी साम्यवाद में कुछ रुचि दिखाई। अंततः बिहार में किसान आंदोलन 1947 के बाद लगभग चलता रहा, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने नेतृत्व से ओझ डाल दिया। सरकार एवं कांग्रेस की रुचि न लेने के बावजूद किसान आंदोलन का फायदा बिहार के किसानों को मिला। की टू रिमेंबर। 1928 में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान सभा की स्थापना एवं सरदार पटेल की बिहार यात्रा। जमींदारों ने किसान सभा की स्थिति कमजोर करने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन एवं स्वामी सहजानंद अध्यक्ष, प्रोफेसर एनजी रंगा महासचिव। कांग्रेस की रुचि न लेने के कारण किसान आंदोलन उग्र हो गया एवं इसका झुकाव साम्यवादी दलों की तरफ हुआ। इस आंदोलन की मुख्य मांगे जमींदारी खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, किसानों की खेती से संबंधित कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये की टू रिमेंबर याद रखिए, इससे आपको क्वेश्चन का आंसर बनाने में खुद सहायता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट करें। 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया, 68वीं में पूछा गया, 65वीं में पूछा गया, 66वीं में पूछा गया। लगातार ये क्वेश्चन आपको आते जा रहा है। देखिए विषय ज्ञान क्वेश्चन ये 66वीं बीपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो इसका वीडियो पहले ही बना दिया गया, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 35। इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो
प्रथम है, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। समीक्षा करें 41वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है ही। समीक्षा करें 41वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के आंदोलन विद्रोह का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके बाद काफी कुछ परिवर्तित हुआ। 1757 के बाद से क्षेत्रीय या जातीय स्तर पर विदेशी प्रभुत्व का विरोध होता रहा है, जैसे पूर्वी भारत एवं बंगाल में सन्यासियों, कोलो, संथालों एवं अहोमों का विद्रोह, पश्चिमी भारत में नील भीलों का विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बघेरों एवं रमेशियों का विद्रोह, दक्षिण भारत में विजयनगर के राजा एवं त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह। मुसलमानों ने भी बहावी आंदोलन के माध्यम से विद्रोह किया, तो छोटे मोटे सैनिक विद्रोह भी होते रहे, लेकिन 1857 का विद्रोह इन विद्रोहों से अलग एवं व्यापक प्रभाव वाला था, इसलिए इसे अपने तरह का पहला आंदोलन कहा जा सकता है। इस विद्रोह का स्वरूप काफी विस्तृत था, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, हुए विद्रोहियों नेताओं की संख्या के दृष्टिकोण से भी। इस विद्रोह ने ऐसे लोगों को एक साथ ला खड़ा किया जो कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। समान दुश्मन ने उनमें राष्ट्रवाद का भाव पैदा किया और बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने एक स्वर में अपना नेता मान लिया और उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। राष्ट्रवाद की भावना के समय के अनुसार अलग अलग होती है। उस समय के परिप्रेक्ष्य में विद्रोहियों की ऐसी एकजुटता रूपी प्रदर्शन राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करता है। बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के नेता, राजाओं, जमींदारों ने भाग लिया, उसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ना ही था। भले अंग्रेजों के यहाँ से भागाने में उनका स्वार्थ था, लेकिन वे शासन अधिकार को खोना नहीं चाहते थे, जिसे अंग्रेज हड़पे जा रहे थे। अंततः यह विद्रोह अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए उस समय के शासकों द्वारा लड़ा गया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने की, लेकिन शीघ्र ही यह काफी बड़े क्षेत्र में नवाबों, जमींदारों, राजाओं एवं अन्य नेताओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को काफी कठिनाई से दबाया, लेकिन इस आंदोलन का काफी व्यापक प्रभाव वर्तमान एवं भविष्य में दिखा। भारत की सत्ता भी कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। कई सुधार किए गए। अतः प्रख्यात इतिहासकार आरसी मजूमदार द्वारा कहा गया है, यह कथन है कि तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम न तो यह प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। पूर्णतः यह सत्य प्रतीत नहीं होता। की टू रिमेंबर, तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार द्वारा कहा गया। 1857 का आंदोलन इतने व्यापक पैमाने का पहला आंदोलन था जिसमें देश के विभिन्न भागों के नेताओं ने भाग लिया। इसके पहले के आंदोलन छोटे स्तर पर क्षेत्रीय हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेता के रूप में भी सभी विद्रोहियों ने एक स्वर में स्वीकार किया। इस आंदोलन का प्रभाव भी राष्ट्र स्तर पर था। भारत की सत्ता कंपनी के हाथों से निकल क्राउन के हाथों में चली गई। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में QIM के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये आपका क्लास 10 में पढ़ाया गया है और ये 48वीं से 52वीं में बीपीएससी 2009 में भी पूछा गया था। QIM क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्वेश्चन का आंसर करा दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत हैं? क्वेश्चन नंबर 37, वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत हैं? 41वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया। चलिए इसका उत्तर देते हैं। गांधी जी हिंदू धर्म में गहराई से प्रचलित वर्ण व्यवस्था
वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सकारात्मक मानते हुए उसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर देते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, लेकिन समाज की व्यवस्था ऐसी हो कि जहां सबका कल्याण हो सके, जिसे उन्हें राम राज्य कहा था। उनकी वर्ण व्यवस्था संबंधी अवधारणा जन्म अथवा जाति के बंधन में बंधी हुई नहीं थी, लेकिन बल्कि वे व्यक्ति की योग्यता एवं कर्म के अनुसार स्वयं वर्ण का चयन करने की स्वतंत्रता देना चाहते थे। कई विद्वान एवं उनके समर्थक भी गांधी के वर्ण एवं जाति संबंधी उनके विचारों का विरोध करते थे और उनका तर्क था कि गांधी वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सही मानते हैं एवं इसे कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी जी जाति एवं वर्ण व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था मानते थे जिससे पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एवं समाज एक दूसरे पर निर्भर है। जाति वर्ण व्यवस्था खत्म होने से सामाजिक व्यवस्था के खत्म होने का डर था, परंतु गांधी जी ने जाति व्यवस्था की खामियों को दूर करने के काफी प्रयास किए। वे व्यक्ति की योग्यता एवं कर्म के आधार पर समानता एवं मानवाधिकारी के प्रबल पक्षधर थे। गांधी जी अस्पृश्यता को तो हिंदू धर्म एवं समाज पर एक कलंक मानते थे। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए काफी प्रयास किए। उन्होंने सबसे पहले दलितों को हरिजन कहा एवं दलितवाद के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी के अनुसार चूंकि अछूत लोग समाज में सबसे निर्बल है, इसलिए वे भगवान के सबसे प्रिय हैं, अतः अछूतों को उन्होंने हरिजन की संज्ञा दी। उन्होंने हरिजन नामक एक पत्र भी निकाला जिन्होंने 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की एवं हरिजनों के विकास एवं उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए देश भर में प्रयास किया। की टू रिमेंबर, गांधी वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सही मानते थे, परंतु सामाजिक समता तथा वर्ण व्यवस्था में प्रचलित बुराइयों के विरोधी था। वे कर्म के आधार पर व्यक्ति के जाति एवं वर्ण के चयन को सही मानते थे। अस्पृश्यता के संबंध में गांधी का विचार था कि यह हिंदू धर्म पर कलंक के समान है। उन्होंने अछूतों को हरिजन कहा। 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा निकाली तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। QYM में बिहार में आजाद दस्ता की क्या भूमिका थी? 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार में आजाद दस्ता की क्या भूमिका थी? 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अग्रणी भूमिका रही। तीव्रता से फैलते आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया, जिसका परिणाम हिंसा एवं तोड़फोड़ की घटना के रूप में सामने आई। इस आंदोलन की दशा एवं दिशा में जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित आजाद दस्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी एवं सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने क्रांतिकारियों को गुप्त एवं छापामार प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य किया। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने साथियों श्यामनंदन सिंह, सूरज नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि सहित हजारीबाग जेल से भाग निकले और नेपाल पहुंच गए। नेपाल में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आजाद दस्ता की स्थापना की गई। इसका गठन मुख्यतः तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने और छापामार युद्ध के लिए किया गया था। राम मनोहर लोहिया ने इसके संचालन और प्रचार का कार्य संभाला। बिहार के लिए सूरज नारायण के नेतृत्व में एक स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। प्रशिक्षण का कार्य सरदार नित्यानंद सिंह ने संभाला। संगठन के सदस्यों को निम्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था: संचार साधनों को नष्ट करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना, बारूद के प्रयोग से मिलों कार्यालयों का विनाश, सरकारी ऑफिस के फाइलों को जलाना। आजाद दस्ता के शाखाओं की स्थापना बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में भी हुई। इसके सदस्यों ने भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि में अनेक विध्वंसक कार्य किए। फाइलों को जलाया, गोला बारूद से रेल पटरी तथा संचार साधनों को नष्ट किया। ये लोग गुप्त छापामार पत्ती का प्रयोग कर सरकार को परेशान करते थे। सरकार को इसके दमन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ब्रिटिश सरकार के दबाव में मई 1943 में नेपाल सरकार ने जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदि को गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ गया। नेपाल से भागकर कलकत्ता जाने के क्रम में इसके नेता दिसंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः आजाद दस्ता ने काफी कम समय में क्विट इंडिया मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बिहार में
क्योंकि इंडिया मूवमेंट काफ़ी सफल रहा। आज़ाद दस्ता क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा एवं औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध बिहार के प्रतिरोध की नई तस्वीर भी प्रस्तुत की। जेपी जननायक बन गए। आज़ादी के बाद भी जब उन्होंने कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन किया तो बिहार के साथ ही लगभग पूरा देश उनके साथ हो गया। की टू रिमेंबर, आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में अपने साथियों श्याम नंदन सिंह, सूरज नारायण, राम मनोहर लोहिया के साथ आज़ाद दस्ता का गठन किया। उद्देश्य तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देकर अंग्रेजों की परेशानी बढ़ाना, संचार साधनों को नष्ट करना, बारूद के प्रयोग से सरकारी कारखानों, दफ्तरों आदि को नुकसान पहुंचाना। 1943 में नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण लोहिया की गिरफ्तारी, जिससे आंदोलन में शिथिलता आई। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करें। ये 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो एवं राज करो की नीति का सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सम्मिलित है। बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सम्मिलित है। सरकार द्वारा बंग भंग का कारण शासकीय आवश्यकता बताई गई। कहा गया कि बंगाल का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत अधिक थी, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। कर्जन कलकत्ता और ऐसे अन्य केंद्रों को नष्ट करना चाहता था। कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यहीं से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में विशेषकर शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी। बंगाल विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाया गया, जिससे चटगांव, ढाका और राजशाही के डिवीजन सम्मिलित है। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका को बनाना प्रस्तावित था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और संघर्ष शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। बंग भंग के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी और विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम की दिशा याचना और विनय विनती की थी, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में क्रांतिकारी की भावना को जन्म दिया एवं गर्म दल अथवा क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। इस आंदोलन में लाल बाल पाल के साथ ही अरविंद घोष ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोट की भांति बताया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है। साथ ही इसमें बंगाली परंपराओं, इतिहास और भाषा पर सुनियोजित आक्रमण किया गया। गोपाल की कृष्ण गोखले ने स्वीकार किया कि नव युवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है, क्या इसका परिणाम पश्चिम बंगाल विभाजन है। भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने भी बंग भंग का विरोध किया। अतः बंग भंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में विरोध की भावना को प्रबल किया। साथ ही कांग्रेस एवं विद्रोह की नरम दलीय पद्धति से आगे बढ़कर भारतीयों ने उग्र आंदोलन किया। की टू रिमेंबर, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा किया गया। एक भाग पूर्वी बंगाल एवं असम, चटगांव, ढाका, राजशाही के बहुल क्षेत्र, राजधानी ढाका। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के हिंदू बहुल क्षेत्र। बंग भंग की तीव्र प्रतिक्रिया हुई एवं भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव बढ़ा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे का वीडियो कल अपलोड किया जाएगा क्लास 12। तो थैंक यू।